नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के बारे में। ये एक कंप्लीट गाइड रहेगा आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड। इसमें हम कवर करेंगे कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कैसे आया, उसके जो की हाइलाइट्स है वो कवर करेंगे, उसके कंटेंट्स कवर करेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे ये पूरा लॉ कैसे वर्क करता है। व्हाट इज़ PMLA? The Prevention of Money Laundering Act is comprehensive legislation enacted by Indian Parliament in 2002 to prevent money laundering activities and to provide for confiscation of property derived from or involved in money laundering. अब हिस्टोरिकल टाइमलाइंस की बात करें तो ईयर 2002 में ये इंटैक्ट हुआ बाय पार्लियामेंट। 1 जुलाई 2005 में इट कम इनटू फोर्स। 2004 में FIU इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट हुई। 2010 में इट बिकम FATF मेंबर ऑफ वर्ल्ड। तो इंडिया FATF का मेंबर 2010 में बना। 2012, 13 एंड 18 में मेजर अमेंडमेंट्स हुए टू PMLA। इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिवेंट स्टॉप मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज एट सोर्स थ्रू लार्ज स्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट्स। डिटेक्शन कैसे होगा इसका? आइडेंटिफाई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स थ्रू इंटेलिजेंस गैदरिंग बाय FIU इंडिया। अब इसकी प्रोसिक्यूशन कैसे होती है? पनिश ऑफेंडर्स एंड कॉन्फिस्केटेड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम थ्रू इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक्शंस। इसके दो पिलर है। सबसे पहला है FIU इंडिया। इसको आप मान सकते हो PMLA का जो ब्रेन जो है वो है FIU इंडिया, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। जैसे हमारे शरीर में दो पार्ट है कि माइंड है जो सोचने का काम करता है, जो इंटेलिजेंस गैदरिंग करता है, जो हमारी बॉडी है जो उसके ऊपर एक्ट करती है। सेम ही इसी में FIU इंडिया एज अ ब्रेन वर्क करता है और ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो उसको इम्प्लीमेंट करता है। द इट कलेक्ट्स, एनालाइज एंड डिसेमिनेट्स फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। FIU इंडिया और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या करता है? ये कंडक्ट करता है इन्वेस्टिगेशन, रेड एंड सीज द प्रॉपर्टी। और उसके पास पावर है प्रॉपर्टी को अटैच और कॉन्फिस्केट करने का। अब सेक्शन 2 में अगर हम बात करें कि डेफिनेशंस क्या है, तो बेनिफिशियल ओनर की डेफिनेशन क्या है? एन इंडिविजुअल हु अल्टीमेटली ओन्स और कंट्रोल्स अ क्लाइंट ऑफ अ रिपोर्टिंग एंटिटी or a person on whose behalf the transaction is being conducted, including a person who exercise ultimate effective control over a jurisdiction person. Why it matters? तो ये मैटर इसलिए करता है कि ये पेपर के बियॉन्ड ओनरशिप किसके पास है, तो उससे हमें मनी और एसेट का कंट्रोल किसके पास है वो पता चलता है। तो इवन इफ कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर समवन एल्स नेम, PMLA requires identification of actual beneficial owner. अब इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो मिस्टर A owns a share in a company X, but those shares are actually controlled by Mr. B through a series of agreements. So Mr. B is beneficial owner. अगर हम एग्जाम में एक टिप देता हूँ आपको कि रिमेंबर, बेनिफिशियल ओनर इज अल्टीमेट कंट्रोलर, नॉट जस्ट अ लीगल ओनर। अगर हम बात करें सेकंड, बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन क्या है? अ बैंकिंग कंपनी और अ कोऑपरेटिव बैंक टू विच द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अप्लाइज इंक्लूड एनी बैंक और एनी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन रिफर्ड टू इन सेक्शन 51 ऑफ दैट एक्ट। कवरेज इंक्लूड्स कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स, पेमेंट बैंक्स। अगर हम बात करें क्लाइंट की डेफिनेशन, तो क्लाइंट इज अ पर्सन हु इज एंगेज्ड इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस और एक्टिविटी विथ रिपोर्टिंग एंटिटी एंड इंक्लूड्स अ पर्सन ऑन whose behalf the person who engaged in a transaction or activity is acting। अगर इसके की पॉइंट्स की बात करें तो डेफिनेशन इज ब्रॉड इनफ टू कवर दैट direct clients, indirect beneficial owners, third party beneficiaries, ultimate beneficial owners are client. The financial institution are defined in clause C of section 45(1) of Reserve Bank of India
Act 1934 and includes cheat fund company, housing financial institutions, authorized person under FEMA, payment system operator, non-banking financial company, Department of Post in Government of India. Exam alert देखिए, note that Department of Post is explicitly includes did this is frequent exam question. अब इंटरमीडिएटरीज की डेफिनेशन क्या है? अ स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, बैंकर टू एन इश्यू, ट्रस्टी टू एन ट्रस्ट डीड, रजिस्ट्रार टू एन इश्यू, मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर or any other intermediary registered under SEBI Act 1992. So, association or member register recognized under Forward Contracts Regulation Act 1952. Intermediary registered by PERDA. Recognized Stock Exchange under Securities Contract Act 1956. अगर IFSC के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो all intermediaries operating in GIFT IFSC fall under this definition and must comply with PMLA requirements. अगर हम बात करें तो मनी लॉन्ड्रिंग, अगर इसका मीनिंग देखें तो इट हैज़ द मीनिंग असाइन इन टू द सेक्शन 3 ऑफ PMLA. 3 वर्ड में अगर इसकी समरी देखें तो काउंसिलिंग क्रिमिनल प्रोसीड्स. इसका लीगल एसेंस अगर हम देखें, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इलीगली ऑब्टेन मनी इनटू अपीयरेंटली लेजिटिमेट मनी बाय डिस्कसिंग इट्स सोर्स. इसका सोर्स छुपा करके इलीगल मनी को लीगल बताना. अब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मीनिंग देखें तो एनी प्रॉपर्टी डिराइव्ड और ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू अ schedule offense or the value or of any such property or where such property is taken or held outside the country, then property equivalent in value held within the country or abroad. तो देखिए दोस्तों, अगर आपने कोई क्राइम किया, उसमें से कैश जनरेट किया, उसमें से हाउस परचेज किया, उस हाउस को सोल्ड किया, उसके बाद शेयर्स बाय कर लिए उसके और शेयर्स को सेल कर दिया और फिर लग्जरी कार बाय कर दी, तो ये सब आएगा प्रोसेस ऑफ क्राइम में. देखिए, अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोसेस ऑफ क्राइम का मीनिंग ये है कि जो क्राइम से ली हुई प्रॉपर्टी. नहीं दोस्तों, उसके बाद जो भी सारी प्रॉपर्टी वो खरीदता है और उसमें बाय सेल करता है, वो सारा इसमें आता है. अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो ट्रक कमाए क्राइम से, डीलिंग से, उसने बाय हाउस किया, सेल कर दिया उसको 5-6 साल के बाद 2 करोड़ में और 2 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए शेयर्स में, तो ये सारा आएगा प्रोसेस ऑफ क्राइम में. अगर हम बात करें प्रॉपर्टी, तो एनी प्रॉपर्टी और एसेट्स और ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन वेदर कोपोरल और इनकोपोरल, movable or immovable, tangible or intangible, and includes deeds and instruments evidencing title to or interest in such property or asset wherever located. अगर हम इसका क्लेरिफिकेशन देखें तो प्रॉपर्टी इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड यूज्ड इन कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर PMLA और एनी schedule offense. What can be attached? Real assets, vehicles, bank accounts, fixed deposits, shares and securities, jewelry and precious metals, cryptocurrency and digital assets, business assets, inventory, intellectual property rights, insurance policies with cash value. अगर हम बात करें रिपोर्टिंग एंटिटी, तो उसका डेफिनेशन ये है, अ बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडिएटरी और अ पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस और अ प्रोफेशन. ये 4 कैटेगरी में होता है. एक होता है बैंकिंग कंपनी, ऑल शेड्यूल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, NBFC, HFCs, चीट फंड्स, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, डिपार्टमेंट ऑफ पोर्ट्स, इंटरमीडिएटरी, स्टॉक ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, मर्चेंट बैंकर्स, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस,
Designated business professions, casinos, real estate agents, dealers in precious metals, stones, persons holding cash securities on behalf of others. अगर हम बात करें टाइप ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटीज़ की, तो स्केड्यूल ऑफेंस के लिए है an offense specified in part A of schedule regardless of value, part B of the schedule if total value involved is 1 crore or more, part C of the schedule cross border offenses, part A of offense, for example narcotic drugs and terrorism and terrorist financing, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटरफिटिंग करेंसी, ऑर्गेनाइज क्राइम। पार्ट बी में ऑफेंसेस होते हैं चीटिंग एंड फ्रॉड अंडर आईपीसी, क्रिमिनल ब्रांच, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, करप्शन ऑफेंसेस, बैंकिंग एंड सिक्योरिटीज मार्केट वायोलेशंस एंड टैक्स इविजन। एग्जाम अलर्ट, पार्ट बी ऑफेंसेस द थ्रेशोल्ड ऑफ 1 crore is critical. Below this amount, it's not an schedule offense under PMLA. अगर हम बात करें पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन की, तो उसकी डेफिनेशन ये है कसिनोज एंड persons conducting games of change of cash or kind, chance of cash or kind. Inspector General of Registration appointed under Registration Act 1908 as a notified real estate agents, dealers in precious metals, precious stones, and other high value goods. Persons engaged in safekeeping and administration of cash and liquid securities on behalf of others. Any other activities designated by a central government. Precious metals में क्या आ गया? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, पैलेडियम, रोडियम और एज नोटिफाइड। प्रीशियस स्टोन्स में क्या आ गया? डायमंड्स, एमराल्ड, रूबी, शेपियर और एज नोटिफाइड। अब सेक्शन 3 की अगर हम बात करें तो ऑफेंसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, इसकी लीगल डेफिनेशन क्या है? Whosoever directly or indirectly attempts to indulge or knowingly assign or knowingly is a party or is actually involved in any process or activity connected with the proceeds of crime, including its possession, acquisition or use, and projecting or claiming it as a untainted property, shall be guilty of offences of money laundering. 6 acts that constitute money laundering. सबसे पहला है concealment, hiding the existence, source, location, disposition, movement or ownership of proceeds. Possession, having physical or constructive control over proceeds. Acquisition, obtaining proceeds through any means. Use, utilizing proceeds for any purpose. Projecting as untainted property, making proceeds appearing legitimate. Claiming as untainted property, asserting that proceeds are from lawful sources. Who can be guilty? First is direct participants, the person who actually commits the scheduled offenses and launders the proceeds. Indirect participants, anyone who knowingly assists in money laundering, is a party to and proceeds attempt to indulging in money laundering. This includes chartered accountant who create false document, lawyers who structure transaction to hide proceeds, banker who facilitates suspicious transaction knowingly, real estate agents who keep park illegal funds, family members who hold property on behalf of criminals. एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थिंग ये है, द वर्ड नोइंगली इज क्रिटिकल. गुड फेथ एक्शंस विदाउट नोइंग नॉलेज और क्रिमिनल ओरिजिन मे नॉट कंस्टिट्यूट ऑफ ऑफेंस.
कंटिन्यूइंग एक्टिविटी मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये. सेक्शन 3 clarifies that the process of activity connected with proceeds of crime is continuing activity and continues till such a time a person is directly or indirectly enjoying the proceeds of crime by its concealment or possession or acquisition or use or projecting it as untainted property or claiming it as untainted property in any manner whatsoever. What this means? If person commits a crime in 2010 but is still using the process in 2026, the money laundering offense is still continuing in 2026. देखिए, अगर किसी ने 2010 में कोई क्राइम किया है बट उसका मनी वो अभी भी 2026 में भी यूज़ कर रहा है या चीज़ चल रही है, तो वो 2026 में भी वैलिड होगी. अगर इसमें क्रिटिकल एग्जाम पॉइंट देखें तो देयर इज़ नो स्टेटस ऑफ लेजिटिमेटिंग एज लॉन्ग एज प्रोसीड आर बीइंग enjoyed. This is why PMLA is so powerful. अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें, 2015 में मिस्टर एक्स कमिट फ्रॉड एंड अर्न 10 करोड़. उसने 2016 में प्रॉपर्टी बाय कर ली थी उस मनी से. 17 to 16 वो उस प्रॉपर्टी में रहा. सो उसका मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस कंटिन्यू काउंट किया जाएगा क्योंकि वो इस प्रॉपर्टी में अभी भी रह रहा है. तो वो पूरी प्रोसेस अभी भी चल रही है. ऐसा नहीं है कि वो 2015 में क्राइम किया तो अभी 10 साल बाद वो 10 साल पुराना केस हो गया. नहीं, अभी भी वो चालू ही है. अगर हम पनिशमेंट बात करें इसमें क्या क्या है, तो स्टैंडर्ड पनिशमेंट है मिनिमम 3 ईयर्स की, मैक्सिमम 7 ईयर्स की होती है. फ़ाइन उसका कोई नो अपर लिमिट है, उसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती है. अगर नारकोटिक्स के केस में अगर हम देखें तो मिनिमम 3 ईयर्स की होती है और मैक्सिमम 10 ईयर्स की, और इसमें फ़ाइन की भी कोई अपर लिमिट नहीं होती है. अगर की एग्जाम पॉइंट्स की बात करें, दिस इज़ नॉट अ सिंपल इम्प्रिजमेंट, इट इन्वॉल्व्स हार्ड लेबर एंड इज़ मोर सेवर. देखिए, ये छोटा मोटा क्राइम में नहीं होता, इसमें आपको हार्ड लेबर करवाया जाता है अगर पकड़े गए तो ये एक बहुत बड़ी सज़ा काउंट होती है. और कोर्ट इसमें 3 ईयर्स से कम की सज़ा सुना भी नहीं सकती और ये नॉन नेगोशिएबल है. एंड फाइन भी मैंडेटरी है इसमें, और इसमें इजीली बेल भी अवेलेबल नहीं है. इसमें क्या होता है, 7 ईयर्स नॉर्मल के लिए, 10 ईयर नारकोटिक्स के लिए जा सकता है. अगर हम बात करें अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की, द पावर टू अटैच, सेक्शन 5 ग्रांट करता है डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को और एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर दैट दे कैन प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं. कंडीशन फॉर अटैचमेंट इज द ऑफिसर मस्ट हैव रीजन टू बिलीव recorded in writing on the basis of material is possession that any person is possessing of the any proceeds of crime and such proceeds are likely to be concealed, transferred or dealt with any in any manner which may result in frustrating any proceeding relating to confiscation. अगर हम बात करें प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर की, तो इसमें मैक्सिमम 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर तक वैलिड होता है. फ्रॉम मस्ट बी इन राइटिंग इफेक्ट, प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सोल्ड, ट्रांसफर, कन्वर्टेड, डिस्पोज्ड ऑफ और मूव. प्रोसेस फ्लो क्या होता है, ईडी हैज़ रीजन टू बिलीव, डॉक्यूमेंटेड, प्रोसेस लाइकली टू बी हिडन, ट्रांसफर्ड, provisional attachment order issue within 180 days, case go to adjusting authority, adjudicating authority confirms or rejects attachment. If confirm, property process to confiscation, property attachment process under section 5.
अब बात करते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की। अपॉइंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 6। इसमें क्वासी जुडिशियल पावर्स होती है, जैसे कि इशूइंग नोटिस, रिक्वायरिंग अटेंडेंस ऑफ पर्सन्स, एग्जामिनिंग देम ऑन ओथ, requiring production of documents, issuing commissions for examination of witnesses, time limit, provisional attachment lamps if not confirmed within the 180 days, plus allowed extensions। कौन सी प्रॉपर्टी अटैच किया जा सकता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, मूवेबल एसेट्स हो गए, बैंक अकाउंट्स हो गए, सिक्योरिटीज, ज्वेलरीज एंड प्रीशियस मेटल्स, आर्ट एंड कलेक्शन, डिजिटल एसेट्स, business interest and partnership shares, intellectual property, insurance policies, locker contents। अगर हम बात करें रिकॉर्ड मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स क्या है इसकी, इसमें 3 मेन ऑब्लिगेशंस है। सेक्शन 12(1) mandates every reporting entity to obligation maintain transaction records. Record must be maintained in such manner as enable reconstruction of individual transaction. What this means? Every transaction must be traceable, completed, audit trial require both attempt and executed transactions, detail of parties, amounts, dates and modes। Obligation 2 क्या है? Furnish information to Director FIU India within prescribed time। Furnish information relating to nature of transaction, value of transaction, both attempt and executed transactions। Obligation 3 क्या है? Maintain KYC and correspondence records। Maintain records of documents evidencing identity of clients, documents evidencing identity of beneficial owners, account files, business correspondence relating to clients। The 5 critical year rule। Rule number 1 is transaction records। Retention period क्या है? 5 years from the date of transaction between client and reporting entity। Calculation: if transaction date is 15 March 2024, record must be maintained until 14 March 2029। Rule 2: KYC documents। Retention period: 5 years after business relationship between client and reporting entity has ended or the account has been closed, whichever is later। Example 1: account open 1st January 2020, account close 31st December 2024। तो record must be kept until 30/29। सेकंड एग्जाम्पल देखें तो बिजनेस रिलेशनशिप स्टार्ट्स 1st January 2020, ends on 31st March 2025 और records must be kept for 13 March 2030। The confiscatory requirements। Section 12(2) every information maintained, furnished or verified shall be kept confidential save as otherwise provided under any law for the time being in force। इसमें एक्सेप्शंस क्या है? डिस्क्लोजर टू FIU इंडिया मैंडेटरी रिपोर्टिंग, डिस्क्लोजर टू लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इन्वेस्टिगेटिंग प्रेडिक्टेड ऑफेंसेस, disclosure pursuant to court orders, sharing within corporate groups with safeguards as per PMLA rules। Prohibition क्या है? Reporting entity or its official cannot inform the client that the STR has been filed about their transaction। This is called tipping off and is prohibited। अगर हम इसमें एग्जाम्पशंस देखें तो सेक्शन 12(5) ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में BI नोटिफिकेशन exempt any reporting entity or class of reporting entity from any obligation under chapter 12। Current exemptions: IPSCA has exempted certain entities under specific conditions covered in sections 2.2.4। Section 56 इंटरनेशनल कोऑपरेशन।
7.1 Bilateral Agreements. Section 56(1) empowers central government to enter into agreement with governments of foreign countries for enforcing provisions of PMLA, exchange of information for preventions of offences under PMLA, prevention of offences under corresponding law in that country, investigation of cases relating to offences under PMLA, implementation through notification. Central government in the official gazette make provisions necessary for implementing such agreements. Conditions and qualifications. Section 56(2) Central government may direct that application of chapter on international cooperation in relation to contracting state shall be subject to conditions, exemptions, qualifications as specified in the notification. Practical applications. Information exchange example tracing money launderer to offshore tax havens, identifying beneficial owners of shell companies, obtaining banking records from foreign jurisdiction, coordinating simultaneous raids across countries, extradition of accused person. इंडिया के मेजर एमएलए पार्टनर्स क्या है? यूएसए है थ्रू MLAT म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, यूके, UAE, Switzerland, Mauritius, Singapore. This section is how India track black money sends abroad. FATF membership and bilateral treaties make this possible. अगर हम बात करें रिपोर्टिंग टू FIU इंडिया, overview of reporting requirements. Under Rule 3 of PMLA, Maintenance of Records Rules, reporting entity must furnish 7 types of reports to FIU India. Cash transaction reports. All transactions of value more than 10 lakh or equivalent in foreign currency. Scope. Single transaction exceeding 10 lakh or series of transactions integrately connected to each other, individually valued below 10 lakh but monthly aggregate exceeds 10 lakh. अगर कोई 10 लाख से कम है बट मंथली उसका टर्नओवर 10 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो वो उसको मेंटेन है शो करना. डेडलाइन क्या है इसकी? 15 डे ऑफ मंथ सक्सीडिंग द मंथ ऑफ ट्रांजेक्शन. एग्जाम्पल 1 सिंगल ट्रांजेक्शन 5 मार्च 2026 client deposit 15 lakh cash, CTR to be filed by 15 April 2026. एग्जाम्पल 2 2 मार्च को 4 लाख डाले, 10th को 3 लाख, 28th को 5 लाख, टोटल मार्च का ट्रांजैक्शन हुआ 12 लाख का. तो 15 अप्रैल 2026 तक उसे वो FIU इंडिया को शो करना पड़ेगा. इप्सका के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, कैश ट्रांजेक्शन आर वैसे भी परमिशेबल नहीं है गिफ्ट IFSC में, तो ऑल ट्रांजेक्शन मस्ट बी थ्रू बैंकिंग चैनल्स. देयरफॉर CTR filings are theoretically applicable but not operationally zero. Non-profit organizations transaction report. Threshold इसका भी क्या है? All transactions involving receipts by non-profit organization of value more than 10 lakh or equivalent in foreign currency. ये क्या कवर करती है? ट्रस्ट रजिस्टर अंडर पब्लिक ट्रस्ट लॉ, सोसाइटीज रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज, NGOs एंड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस. इसकी डेडलाइंस क्या है? 15th डे ऑफ मंथ सक्सीडिंग द मंथ ऑफ ट्रांजेक्शन. अब बात करते हैं काउंटर फिएट करेंसी रिपोर्ट. एनी अमाउंट, नो मिनिमम लिमिट. Triggers. All transactions where forged or counterfeit currency notes have been used as genuine, where forged or counterfeited bank notes have been used.
where any forged or valuable security has been taken place, facilitating the transaction. Where any forged of document has been placed, facilitating the transaction. डेडलाइन क्या है इसके? 15 डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द मंथ ऑफ डिटेक्शन. एग्जाम में ये क्या पूछा जा सकता है? दिस इज नॉट ओनली रिपोर्ट विथ नो मिनिमम ट्रांजेक्शन थ्रेशोल्ड, एवरी इवन 100 रुपीज़ फेक नोट रिक्वायर्स रिपोर्टिंग. देखिए, कोई भी अगर फॉर्ज और काउंटरफिटेड बैंक नोट्स जो वैलिड नहीं है, फेक नोट्स है, उसका रिपोर्टिंग मैंडेटरी है. सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट मस्ट क्रिटिकल. एनी अमाउंट एनी मोड सस्पिशियस ट्रांजैक्शन लग रहा है, आपको रिपोर्ट देना ही पड़ेगा. अगर इसके डेफिनेशन की बात करें, अ ट्रांजैक्शन इंक्लूड अटेम्प्ट ट्रांजैक्शंस whether or not made in cash, which to a person acting in good faith gives rise to reasonable ground of suspicion that it may involve proceeds of crime or appears to be made in circumstances of unusual or unjustified complexity, or appears to have no economic rational or bona fide purpose, or gives rise to reasonable ground of suspicions that it may involve financing of activities relating to terrorism. डेडलाइन क्या है? 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑन विच ट्रांजेक्शन इज आइडेंटिफाइड एज सस्पिशियस. इसकी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अमाउंट डजंट मैटर, इवन 100 रुपीज़ ट्रांजेक्शन कैन बी सस्पिशियस. मोड डजेंट मैटर, कैश और नॉन कैश कुछ भी हो, मैंडेटरी है रिपोर्ट करना. अटेम्प्ट ट्रांजैक्शन ऑल्सो रिपोर्टेबल. अगर किसी ने अटेम्प्ट भी किया है तो वो भी रिपोर्ट करना है. बेस्ड ऑन रीजनेबल सस्पिशियस नॉट प्रूफ ऑफ क्राइम, फाइल्ड इन गुड फेथ प्रोवाइड्स लीगल प्रोटेक्शन. अगर आपको पता चलता है कि हाँ ये हुआ है और आप रिपोर्ट कर देते हो, तो आपको भी एक लीगल प्रोटेक्शन मिलता है इसमें. रेड फ्लैग क्या है? क्लाइंट रिफ्यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विदाउट रीजनेबल एक्सप्लेनेशन. क्लाइंट प्रोवाइड्स फॉल्स और सस्पिशियस आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स. ट्रांजैक्शन पैटर्न्स इनकॉन्सिस्टेंट विद क्लाइंट्स नोन बिजनेस इनकम. अनयूजुअल urgency without economic rational. Structuring transactions to avoid reporting threshold. Transactions involving high risk jurisdiction. Unexplained source of funds. Client lacks knowledge about nature purpose of transaction. Multiple accounts used without business needs. Large cash withdrawals after deposit by check wire. Example scenarios. A salaried employed with a declared income of 5 lakh per annum suddenly deposit 50 lakh in cash. ये suspicious होता है. Scenario 2. A company makes multiple remittance to shell companies in high risk jurisdiction without no commercial documents. ये भी suspicious में आएगा. Client opens account, immediately receives large foreign remittance and withdraws cash the same day. ये भी suspicious transaction में आएगा. क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफ़र रिपोर्ट. इसकी क्या है थ्रेशोल्ड? वैल्यू मोर देन 5 लाख और इक्विवेलेंट इन फॉरेन करेंसी. इसमें कंडीशन क्या है? आइदर द ओरिजिन और डेस्टिनेशन ऑफ फंड इज इन इंडिया. डेडलाइन क्या है? 15 डे ऑफ मंथ सक्सीडिंग द मंथ ऑफ ट्रांजेक्शन. कवरेज क्या है? इनवर्ड रेमिटेंस ऑफ इंडिया एक्सीडिंग 5 लाख, आउटवर्ड रेमिटेंस फ्रॉम इंडिया एक्सीडिंग 5 लाख. एग्जाम्पशन क्या है? ट्रांजेक्शन बिटवीन बैंक्स for their own accounts. इसके एग्जाम्पल्स क्या है? NRI in USA sends $7,000 to family in India. Both sending bank in USA and receiving bank in India must file CBWTR. डेडलाइन क्या है इसकी? 15 of next month. Immovable property transaction report. इसका थ्रेशोल्ड क्या है? परचेस एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वैल्यूड एट 50 लाख और मोर. हु रिपोर्ट्स? द रिपोर्टिंग एंट्री डेट रजिस्टर्ड
the transaction, typically the registrar, sub-registrar office, or in some cases real estate intermediaries. इसकी डेडलाइन क्या है? एवरी क्वार्टर बाय द 15th डे ऑफ मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर. क्वार्टर्स क्या है? क्वार्टर 1 जनवरी टू मार्च, रिपोर्ट बाय 15 में ही होता है इसका का 15 अप्रैल. क्वार्टर 2 का अप्रैल टू जून, रिपोर्ट बाय 15 जुलाई. क्वार्टर 3 का क्या है? जुलाई टू सितंबर, रिपोर्ट बाय 15 अक्टूबर. क्वार्टर 4 का क्या है? अक्टूबर टू दिसंबर, रिपोर्ट बाय 15 जनवरी. This is quarterly reporting, not monthly like other reports. Students often miss this. अगर इसकी हम समरी देखें तो CTR के 10 लाख है, कैश ट्रांजेक्शन डेडलाइन 15 ऑफ नेक्स्ट मंथ. NTR क्या है? 10 लाख. NPO रिसिप्ट 15 ऑफ नेक्स्ट मंथ. CCR क्या है? एनी अमाउंट काउंटर फेथ करेंसी 15 ऑफ नेक्स्ट मंथ. STR क्या है? नो लिमिट है इसकी. सस्पिशियस ट्रांजेक्शन 7 वर्किंग डेज में रिपोर्ट करना है. CBWTR क्या है? 5 लाख. क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफ़र 15 ऑफ नेक्स्ट मंथ. IPR 50 lakh. Immovable property transaction 15th after quarter. FIU India reporting requirements summary. Online reporting system. Registration required. Every reporting entity must register on FIU India portal. Authentication. Principal officer credentials required for submission. Acknowledgement. System generated acknowledgement received upon successful submission. Suspicious transactions. Deep dive. Legal definition. Suspicious transaction means a transaction whether or not made in cash which two person acting in a good faith gives rise to reasonable ground of suspicion that is it may involve a proceeds of crime or appears to be made in circumstances of unjustified complexity or appears to have no economic rational or bona fide purpose or give rise to a reasonable ground of suspicion that it may involve financing of activities relating to terrorism. 4 categories. Category 1 may involve proceeds of crime. Indicators. Source of funds inconsistent with client profile. Transaction disproportionate to known financial standing. Client involved in activities known to generate proceeds of crime. Use of multiple accounts entities without business justification. Example, a small retail shopkeeper with annual turnover of 20 lakh suddenly makes international wire transfer totaling 2 crore. Category 2. Unusual or unjustified complexity. Indicators. Unnecessarily complex transaction structures. Multiple intermediaries without apparent purpose. Circular transactions that return to origin. Use of shell companies and tax havens. Layering through multiple jurisdictions. Example, funds move from India, Company A in Mauritius, Company B in BVI, Company C in Cyprus, back to India to apparently different person, but actually same beneficial owner. Category 3. No economic rational or bona fide purpose. Indicators. Transactions that make no business sense. Buying, selling assets at unrealistic prices. Investments in loss-making ventures without reason. Immediate reversal of transactions. Round tripping of funds. Example, a person buys a share at 1000 rupees per share when market price is 100,
then sells back to same party at 100 the next day. Category 4 may involve terrorism financing. Indicators: transactions involving known terrorist organization individuals, remittance to conflict zones without humanitarian purpose, transactions with entities on UNSC sanctions list, funding for activities that could support terrorism, transactions involving persons with terror links. Example: recurring small remittance to high risk jurisdiction with no commercial documentation, followed by cash withdrawals by persons with suspicious background. अब इसमें क्रिटिकल एग्जाम पॉइंट्स क्या है? अमाउंट irrelevant. Even 500 can be suspicious if meets the criteria. There is no minimum threshold limit. Include attempts. Even if transaction is not completed, if there was an attempt, it must be reported. Good faith standard. Reporting entities must act in good faith. Made suspicious based on reasonable grounds is sufficient. Proof is not required. Not limited to cash. Suspicious transactions include all modes: check, wire transfer, RTGS, NEFTs, UPI cards, cryptocurrency each. Protection for filters. Protection for filers. Section 14 provides immunity for civil and criminal proceedings for reporting entities, directors, and employees who file STR in good faith. Suspicious transaction identification process. Know your customer. Understanding normal transaction patterns. Transaction monitoring. Automated and manual monitoring system. Red flag identification, detecting deviation from expected behavior. Investigation. Internal inquiry by compliance team. Escalation to principal officer. Reporting to designated compliance officer. STR filing decision. Principal officer decide whether to file a STR. Filing within 7 days. Submission to FIU India within deadline. No tipping off. Client not informed about STR filing. Common red flags. Practical example. Required deposits just below reporting threshold. Large deposits followed up by immediate wire transfer abroad. Dormant account suddenly becomes active with large transactions. Cash deposits in third party accounts without explanation. Safe deposit box actively inconsistent with client profile. अगर हम बात करें सिक्योरिटीज मार्केट, तो ट्रांजेक्शन्स बाय पर्सन विथ नो अपीयरेंट मीन्स churning of accounts without regard to profit and loss, use of multiple demat accounts without justification, trading in penny stocks with unusual patterns, transactions on behalf of undisclosed principals, insurance sector, early termination of policies with high surrender charges, purchase of policies with single premiums using cash, policies with unusually large premium amounts, frequent changes in beneficiaries, assignment transfer of policies soon after purchase, real estate, purchase in names of family members, associates, payment in cash or multiple smaller transactions, property transactions at unrealistic valuation, wire shows no interest in property details, only payment mechanism. Use of multiple sources for purchase consideration. Compliance of officers. The first is principal officer. Rule 7 PML rules. Who must appoint every reporting entity? Level officer at management level.
Purpose: for compliance with obligation under Section 12 of PMLA. Functions: act as central reference point for reporting suspicious transactions. Receive internal alerts from employees about suspicious activities. Evaluate whether transactions qualify as suspicious. File STRs with FIU India within 7 working days. File other reports CTR, CBWTR, NTR each by due dates. Maintain liaisons with FIU India and law enforcement. Ensure compliance with PMLA record keeping requirements. Coordinate AML training for employees. Communication requirements: name, designation, and address of principal officer must be communicated to Director FIU India. Change in principal officer: any change must be intimated to FIU India within prescribed time. Designated Director: who must appoint every reporting entity in addition to principal officer. लेवल इसका बोर्ड लेवल का होता है, हाईएस्ट मैनेजमेंट लेवल. Purpose: to ensure overall compliance with obligation imposed under Chapter 5 of PMLA. Who qualifies? Entity type: company, managing director or whole-time director, partnership firm, managing partner, trust, managing trustee, proprietorship, proprietor, unincorporated body, person who controls and manages affairs. IFSC entity: person heading the entity in India. Other forms as notified by government. Designated Director by entity type. Functions: overall responsibility of AMLA CFT KYC compliance, approval of AML policies and procedures, ensuring adequate resources for compliance function, oversight of principals of officers' activities, review processes, interaction with regulators on AML matters, board level reporting on compliance status, accountability for non-compliance penalties. IFSC specific rules for entities operating in GIFT IFSC. Key point: the person heading the reporting entity in India is designated director. Rationale: many IFSC entities are branches, subsidiaries of foreign entities. The Indian heads ensure local accountability. Important note: proprietorship concerns are not permitted in IFSCA allowed legal forms. Company: Indian or foreign. Partnership firm including LLP, body corporate. Registration requirement: both designated director and principal officer must be registered on FinGate 2.0 portal. It is IPSCA's reporting system. So, the relationship between designated director and principal officer. Board of directors, top management, designated director, oversight, policy approval, principal officer, operational compliance, day-to-day implementation, compliance team, transaction monitoring, investigation, all employees, frontline identification of red flag. IPSCA specific compliance requirements. Regulatory framework. IPSCA Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing and Know Your Customer Guidelines 2022 lay out specific compliance expectations for entities in GIFT IFSC. For mandatory requirements for all IFSC entities. Requirement first: business risk assessment. Applicability: all financial institutions in IFSC including exempt entities. Frequency: initial BERA before commencing operations, updated annually. Ad hoc updates when risk profile changes. Component: client risk assessment, product service risk assessment, geographic risk assessment, delivery channel risk assessment. Documentation: BRA must be documented
in writing and maintained for regulatory inspection. Key point: even if entity is exempt from direct AML compliance, BRA is still mandatory. Requirement 2: Transaction monitoring. Rules: all mandatory receipts must be only through accounts maintained with banking units in IFSC. Implication: cash transactions are prohibited. All payments must be traceable to bank accounts. Complete audit trail maintained. Source of funds can be verified. Prohibited cash deposits, cash payments, bearer instruments except in limited cash. Unregulated cryptocurrency payments unless explicitly permitted. Requirement 3: KYC and due diligence. Standard KYC requirements: identity verification, address verification, PAN, TIN, tax residency certificate, source of funds declaration, purpose of account relationship, enhanced due diligence for high risk clients. Politically exposed person, clients from high risk jurisdiction, FATF list, high net worth individuals with complex structures, non residential clients with ad hoc ownership. Beneficial owner identification: identify ultimate beneficial owners holding 25% or more. For entities, identify controlling persons. Document your ownership structure, verify UBO identity. Ongoing monitoring: periodic review of KYC documents, transaction pattern analysis, update risk profile based on activity, re-verification at specific intervals. Requirement 4: reporting obligations. Reports to FIU India. Suspicious transaction reports, STR 7 working days. High value transaction report sets applicable. Uh, Reports if exceeding threshold. Internal reporting, monthly compliance report to designated director, quarterly reporting reports to board management committee, annual AML audit reports. Regulatory reporting, annual compliance certificate to IPSCA. Incident reporting, material breaches, expectations. तो हम एक्सपेक्शन एग्जम्पशंस की बात करें तो कंडीशंस एंड लिमिटेशंस. Entities that may be exempt from direct AML CFT KYC compliance: international branch campuses of foreign university, service providers within the same financial group subject to conditions. Exemption. Condition 1: parent entity or group entity must not be located in FATF high risk jurisdiction. Condition 2: parent group has robust AML CFT framework applicable to IFSC entity. Condition 3: information sharing arrangement exists within the group. Critical limitation: exemption is conditional. Even exempt entity must conduct business risk assessment, maintain relevant records, have internal controls. If AML CFT risk identified, if BRA reveals any money laundering or terrorist financing risk, the exemption automatically lapses and full compliance obligation resumes immediately. Example scenario: foreign universities IFSC branch initially receives exemptions. BRA show students from high risk jurisdiction. Large tuition payments received with unclear source. Results: exemption lapse, full KYC and reporting obligations apply. FinGate 2.0 portal.
IPSCA's centralized reporting system for AML CFT compliance. Registration process, entity registration, IFSC entity registers on FinGate portal, designated director registration, designated director details and digital signature uploaded. Principal officer registration, PO details and credential created, system testing, test submission to verify connectivity, live reporting, submission of actual STR and other reports, reports through FinGate, suspicious transaction reports, large value transaction reports, annual compliance certificates, regulatory queries and responses. तो ये क्या होता है दोस्तों, फिनगेट 2 पोर्टल पे जितने भी डायरेक्टर्स है, प्रिंसिपल ऑफिसर्स है और जो सिस्टम होती है उसका पूरा रजिस्ट्रेशन होता है, ताकि कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो तो उसको वहाँ पे शो कर दिया जा सके। अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करता है तो नॉन कंप्लायंस विद IPSCA रेगुलेशन, इनएबिलिटी टू फाइल मैंडेटरी रिपोर्ट्स, पोटेंशियल रेगुलेटरी एक्शन, पेनल्टीज एंड रिस्क टू ऑपरेटिंग लाइसेंस। देखिए, अगर कोई ये अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो उनको क्या होगा कि नॉन कंप्लायंस होगा IPSCA के साथ और उसको उनकी बहुत बड़ी पेनल्टीज भी लग सकती है और फ्यूचर में उनको लाइसेंस जाने का भी खतरा रहता है। तो एग्जाम टिप ये है कि फिनगेट फॉर IFSC एंटिटी है ये प्लेटफॉर्म, FIU इंडिया पोर्टल फॉर मेनलैंड इंडिया एंटिटीज़। देखिए, इसको ऐसे याद रखिए, फिनगेट इज इक्वल टू IPSCA, FIU इंडिया इज इक्वल टू सेबी इन कंटेक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। देखिए, तो अगर कहीं पे फिनगेट आता है तो IPSCA IFSC जो हमारे गिफ्ट सिटी का है, FIU इंडिया जो मेनलैंड इंडिया का है, जो सेबी के अंडर आते हैं स्टॉक ब्रोकर्स, उनके लिए। की डिफरेंसेस क्या है IFSC वर्सेस मेनलैंड इंडिया में? मेनलैंड इंडिया में रेगुलेटर्स RBI, सेबी, एडा, PF, RDA है। IPSCA में क्या है? ये वन यूनिफाइड है। IPSCA IFSC में कैश ट्रांजेक्शन परमिटेड है विथ रिपोर्टिंग। IPSCA में परमिटेड ही नहीं है। IFSC में आपको जो भी ट्रांजेक्शन्स करने ऑनलाइन ही होंगे, डिजिटली। रिपोर्टिंग पोर्टल FIU इंडिया है, IPSCA में है फिनगेट 2.2। डेजिग्नेटेड डायरेक्टर एज पर एंटिटी टाइप, और IFSC में पर्सन हेडिंग एंटिटी इन इंडिया। एग्जाम्पशंस क्या है? लिमिटेड है, और IFSC में अवेलेबल फॉर स्पेसिफिक एंटिटीज। क्लाइंट बेस प्राइमरली इंडियन रेजिडेंट, और IFSC में मोस्ट ऑफ क्लाइंट NRIs, फॉरेन एंटिटी और एलिजिबल इंडियन रेसिडेंट्स होते हैं। वो भी हो गया कि जो ग्लोबल उसके लिए है वहाँ पर। तो अगर इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसका एस्टेब्लिशमेंट क्या हुआ था? मल्टीपल डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। स्टैट्यूटरी फंक्शन अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। अगर हम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसका ये अब हम पावर्स की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंसेस, समरिंग पर्सन्स फॉर एग्जामिनेशन, रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स ऑन ओथ, search and seize operations, provisional attachment of property, arrest and accused persons, filing prosecution complaints in special courts, representing cases before adjudicating authority. Structure: director, additional directors, joint directors, deputy directors, assistant directors, investigation officers. Section 49.
Officers are appointed by central government and have jurisdiction across India. Key power: any officer not below the rank of deputy director when authorized can provisionally attach property under section 5. FIU India Financial Intelligence Unit India. Establishment 18th November 2004 by Office Memorandum. Status: Central National Agency responsible for receiving, processing, analyzing, and disseminating information relating to suspect financial transactions. Reporting structure: independent body reporting directly to Economic Intelligence Council headed by Finance Minister. Functions क्या है इसके? Collection: receive reports from reporting entities, suspicious transaction reports, cash transaction reports, cross-border wire transfer reports, non-profit organization transaction reports, counterfeit currency reports, immovable property reports. Analysis: process and analyze transaction data to identify patterns indicative of money laundering or terrorist financing. Dissemination: share intelligence with enforcement directorate, state police and investigation agencies, income tax department, central bureau of investigation, narcotics control bureau, other law enforcement agencies. International cooperation: exchange information with foreign financial intelligence units through Egmont Group network. Policy guidance: advise government on AML safety policy matters. Capacity building: training and awareness programs for reporting entities. Database: maintains national database of financial transactions for analysis and pattern detection. Egmont Group membership: FIU India is member of Egmont Group units enabling international information exchange. Adjudicating authority: establishment, appointment by central government under section 6 of PMLA. Nature: quasi jurisdictional authority. Jurisdiction: territorial and subject matter jurisdiction as specified in appointment order. Powers: issue notices to persons affected by attachment, summon and enforce attendance of persons, examine persons on oath, require production of documents and records, receive evidence and affidavits, issue commissions for examination of witness, educate on provisional attachment orders, confirm or reject attachment of property, order confiscation of property, impose penalties for non-compliance. Procedures क्या है इसकी? ED file case with educating authority within 180 days of provisional attachment. Authority issue notice to affected person, opportunity of hearing provided, evident examination, order passed confirming or rejecting attachment. If confirmed, property process to confiscation. Appeal: orders of adjudicating authority can be appealed to appellate tribunal under section 26. Special courts designation: under section 43, central government designates courts of sessions as special courts for trials of offences under PMLA. Jurisdiction: tries offences punishable under PMLA.
Exclusive jurisdiction. Civil courts have no jurisdiction over matters covered by PMLA. Procedure. Special courts follow Code of Criminal Procedure 1973 with modifications specified in PMLA. Appeals. Appeals from special courts ordered to go High Court under Section 42. अदर रेगुलेटरी एजेंसीज इप्सका हो गई, फिर सेबी हो गई, आरबीआई हो गई, सीबीआई हो गई, कस्टम्स एंड डीजीएफटी हो गई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया एंड स्टेट पुलिस। और इसका ये पूरा कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है। ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए अलग है, इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग है, एफआईयू इंडिया का अलग है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का अलग है, स्पेशल कोर्ट्स का अलग है। ये एग्ज़ाम के लिए कुछ चीज़ें ये रिमेंबर करनी है। ये मैं आपको पूरी पीडीएफ ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें पूरे एग्जाम्पल्स के साथ सब कुछ दिया हुआ है। सो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।